हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट चल रहा है, दैट इज ठोस यांत्रिकी। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बट इसमें बीटेक के स्टूडेंट्स भी इससे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो जैसा कि चैप्टर 1 चल रहा था स्टूडेंट्स हमारा, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, जो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है लेक्चर 6 तक, जिसमें हमने स्ट्रेस क्या होता है यानी प्रतिबल क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं वो डिस्कस किया है। स्ट्रेन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया है, विकृति, लोड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 में हुक्स लॉ एंड पॉइजन रेशियो। तो जैसे एक और हमने डिस्कस किया था टॉपिक, दैट इज द एजम्पशंस यूज्ड इन द एमओएस, यानी कि ठोस यांत्रिकी में जो मान्यताएं होती हैं कौन कौन सी। तो उसमें एक मान्यता होती है कि जो भी पदार्थ होता है, जो भी मटेरियल होता है, दैट फॉलोज द हुक्स लॉ। तो कोई भी पदार्थ है वो हुक के नियम का पालन करता है। तो वो मैंने बताया था कि वो हम आगे मैं हुक का नियम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे हुक लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ या हुक का नियम, और पॉइजन रेशियो या फिर पॉइजन अनुपात क्या होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हुक्स लॉ। तो जैसे मैंने बताया है कि हुक लॉ या फिर एमओएस हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे थे, तो उसमें भी कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ एजम्पशंस ऑलरेडी हमने पढ़े थे। तो ऐसे कोई भी अगर नियम बनता है, कोई भी लॉ बनता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस होता है, कुछ ना कुछ वो रियल चीज़ों पे बेस्ड नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ हम एज्यूम करके, कुछ मान करके, कुछ मान्यताएं ले करके हम उस नियम को बनाते हैं। तो वैसे ही हुक साहब ने भी किया था। हुक के नियम में कुछ एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे हुक का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले केमिकल, फर्स्ट एजम्पशन इज केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। दैट मीन्स कोई भी मटेरियल है आपका, वो मटेरियल कोई भी पदार्थ है, उसमें हर एक जगह पे हर एक पूरे मटीरियल पदार्थ में आपका क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन समान होगा पूरे मटेरियल पे। दैट मीन्स पदार्थ में जो रासायनिक संरचना है मटेरियल की, वो हर जगह पे निरंतर होगी, यानी थ्रू आउट कांस्टेंट होगी, एक जैसी होगी। मतलब अगर मान लीजिए कुछ केमिकल कंपोजिशन जितना यहाँ पे है उतना ही केमिकल कंपोजिशन हर जगह होगा, तो हर एक जगह पे केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संरचना निरंतर होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये पहला हुक का नियम होता है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन कुछ ना कुछ अलग हो सकते हैं मटेरियल्स के। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकेंड एजम्पशन, दैट इज द सेकेंड एजम्पशन, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग लोडिंग। मतलब जब हम लोड लगा रहे हैं, जब बल लगा रहे हैं, तो उस केस में उस ड्यूरिंग द लोडिंग, मतलब लोड लगाते समय टेम्परेचर में, मतलब मटेरियल के टेम्परेचर में, तापमान में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो लोडिंग के दौरान तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो ये एजम्पशन है, लेकिन हो सकता है कि टेम्परेचर में बदलाव आ जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आपका थर्ड एजम्पशन है जो हुक ने माना था, देर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, एंड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। तो पदार्थ में कोई भी प्रतिबल संकेंद्रण नहीं होता है, दैट मीन्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता है, और सतह पूरी तरीके से स्मूथ यानी कि चिकनी मानी जाती है। अब ये नया टर्म है, एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, उसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे पहले भी मैंने बताया था एक डेरिवेशन में कि जो स्ट्रेस होता है, जो प्रतिबल होता है, वो क्या होता है कि एरिया पे निर्भर करता है। और एरिया कुछ ना कुछ, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो एरिया वेरी करता रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होती है, कुछ ना कुछ वेवीनेस होती है। तो इस वजह से एरिया बढ़ता घटता रहता है, तो स्ट्रेस भी अलग अलग होता है।
तो पहले हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक रॉड लिया हमने, एज्यूम किया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये रॉड पे हमने एक टेंसाइल फोर्स लगाया है, यानी कि तनाव बल लगाया है, और इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो जो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगा, यानी प्रतिबल जो आएगा, जो पहले भी मैं फॉर्मूला डिराइव कर चुका हूँ, स्ट्रेस बराबर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम ये जो बल लगा रहे हैं उसके बराबर हमने प्रूव भी किया था। तो सिग्मा बराबर P/A आ गया था। तो P/A, अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा और एरिया घटाएंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए हम एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब बॉडी में कहीं पे एरिया अगर घट रहा है तो स्ट्रेस क्या होगी, उस जगह पे बढ़ जाएगी, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा जो सरफेस है वो पूरा ऐसे नहीं है, समथिंग लाइक देयर इज नॉच, इस तरीके से नॉच बना हुआ है मटेरियल में, जो आपका कंपोनेंट है, जो घटक है, उस तरीके से नॉच बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा मटेरियल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस फाइबर पे देखेंगे, फाइबर ए पे, तो यहाँ पे एरिया कुछ और होगा, और इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे देखेंगे जहाँ नॉच बना है वहाँ पे एरिया और कुछ होगा। तो अगर इस यहाँ पे देखें तो एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पे देखें तो एरिया कम है जहाँ पे नॉच है। ठीक है। तो नॉच है, इसका मतलब एरिया कम हो गया, और एरिया कम होगा तो वहाँ पे स्ट्रेस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ पे एरिया कम हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं, यानी प्रतिबल वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, संकेंद्रित हो जाती हैं, और इसी चीज़ को ही, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो जहाँ पे भी आपका नॉच होगा, या मान लीजिए कहीं पे बॉडी में होल ही है, ठीक है, तो जहाँ पे नॉच है या होल है या कुछ कट है, तो उस केस में वहाँ पे आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन अधिक होएगा, यानी कि वहाँ पे फेल्योर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एरिया कम हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यानी कि स्ट्रेस वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, संकेंद्रित हो जाती हैं, तो वही होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो हम हुक ने ये माना है कि बॉडी में कोई भी नॉच वगैरह नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है, और बॉडी जो है आपकी सरफेस जो है बॉडी की, वो परफेक्टली स्मूथ है, मतलब पूरी तरीके से चिकनी है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखें तो वहाँ पे कोई भी रफनेस नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली होता नहीं है ऐसा। तो वहाँ पे रफनेस होती है, और रफनेस की वजह से स्ट्रेस बढ़ती घटती रहती है। तो हुक ने बताया कि कोई भी मतलब एज्यूम करके चला है कि कोई भी नॉच वगैरह नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है, और सरफेस स्मूथ है, मतलब वहाँ पे सरफेस स्मूथ अगर नहीं है, मान लो रियल बॉडी में अगर बात करें, तो ऐसे सरफेस में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इस तरीके से रफनेस होती है। तो अगर इस पॉइंट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया देखिए ज़्यादा कम है, और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्रेस कम होगी। तो उस तरीके से स्ट्रेस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हुक ने ऐसा नहीं माना। हुक ने माना कि सरफेस आपकी पूरी की तरीके से चिकनी है, स्मूथ है, ये लेके नियम को बनाया। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट एजम्पशन है द मटीरियल इज डिफॉर्मेबल, मतलब पदार्थ जो है विरूपित पिंड है, उसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो होप आप लोग को ये एजम्पशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नियम की बात करते हैं जल्दी से। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, strain produced in any body is directly proportional to the stress induced within the elastic limit, यानी इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। अब इलास्टिक लिमिट क्या है भाई, वो हम आगे देखेंगे कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिक लिमिट तक अगर किसी बॉडी में लोड लगाया जाए तो उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, जो विकृति होगी, वो क्या होगी, स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर हिंदी में बात करें तो इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर में पिंड में उत्पन्न जो विकृति होती है उसमें उपजे हुए प्रतिबल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर में ही होना चाहिए, यानी कोई मटेरियल अगर इलास्टिक लिमिट के अंडर में है तभी हुक लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो देयरफॉर वी कैन राइट जो स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन,
ठीक है। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है जो चिन्ह है उसको हम हटाएंगे, समानुपाती जो चिन्ह है उसको हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट उसमें आ जाता है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ई और इसका नाम होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस। तो हिंदी में अगर बात करें तो ये ई जो है यंग मापांक है या फिर प्रत्यास्थता गुणांक है। ये प्रत्यास्थता होगा, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता गुणांक है ये ई। और अगर हम इसी तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस की तरह जगह हम शियर स्ट्रेस की बात करें, कर्तन प्रतिबल की बात करें तो कर्तन प्रतिबल भी कर्तन विकृति के समानुपाती होगा। और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन यानी कि इसमें हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो जी आता है और जी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर कर्तन गुणांक बोलते हैं। अब ये इलास्टिक लिमिट को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करेंगे जो हुक ने दिया हुआ है। ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है। तो इलास्टिक लिमिट जैसे मैंने मान लीजिए कोई भी बॉडी है, समथिंग देयर इज अ बॉडी, अब इसमें मैंने लोड लगाया है, ठीक है। तो लोड लगाने पे क्या होगा स्टूडेंट, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होगा अगर वो इलास्टिक लिमिट तक हमने लोड लगाया है, वो इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाने तक ही लोड लगाया, फिर उसके बाद लोड को हम हटा दें, बाबल को हटा दें तो वो वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा और अपने आकार को की प्राप्ति कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हमने लोड लगा दिया तो होगा क्या कि वो मटेरियल खींच के जैसे खींच गया, मान लीजिए ये खींच के इतना लंबा हो गया है तो फिर ये मटेरियल वापस अपनी स्थिति को नहीं पाएगा और अगर प्लास्टिक लिमिट में आ गया तो इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा और ये फिर वापस अपनी आकृति और शेप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये प्लास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिक लिमिट या और इलास्टिसिटी हो गया। तो मटेरियल में जो लोड लगाएंगे वो इलास्टिक लिमिट तक ही लगाएंगे, ये समझिएगा, तभी ये हुक लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब हम इस नियम को देखते हैं। उससे पहले मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं जो आपको समझना जरूरी है, y = mx+c, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, लाइन का इक्वेशन है, रेखा का समीकरण, लाइक ये ऐसी रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होके नहीं जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो दिस साइड इज y और यहाँ पे x है और ये जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। ये जो इतना पॉइंट होगा ये C होगा जो इंटरसेप्ट है, दिस C, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही होती है मूल बिंदु से तो ये C0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम हुक्स के इक्वेशन को बताएं तो सिग्मा बराबर आया है E × एप्सिलॉन। क्या आया स्टूडेंट्स, E × एप्सिलॉन आया है। तो अगर कंपेयर करें तो सिग्मा जो है वो y है और x जो है वो एप्सिलॉन है यानी स्ट्रेन है और जो m है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ पे +c में कुछ नहीं तो यानी 0 हो जाएगा। तो जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, मूल बिंदु से आएगी। तो ये देख सकते हैं ये लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी, ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम में। और x एक्सिस पे स्ट्रेन है, y एक्सिस पे स्ट्रेस है। तो और ये जो m है ये क्या होता है, स्लोप होता है, ढाल होता है, वही क्या है, e है। तो यहाँ पे जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ढाल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेस है वो किसका फंक्शन है, स्ट्रेन का फंक्शन है, विकृति का फंक्शन है। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रेन गेज से, लेकिन स्ट्रेस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम हुक का नियम लगा लेंगे और स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रेन हमें निकल आया और स्ट्रेस को डायरेक्टली ई से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। और ई हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। जैसे माइल्ड स्टील की बात करें तो 200 GPa होता है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया है। और ये जहाँ तक ये पॉइंट है जहाँ पे रेखा एंड हो रही है, ये पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट होता है ये। और यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद अगर हम लोड लगाएंगे
तो मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है आपका, ये एरिया आपका इलास्टिक लिमिट का जोन कहलाएगा। मतलब लोड हुक्स जो मटेरियल होगा वो जब तक यहाँ तक लोड लगाया जा रहा है तब तक ही हुक लॉ को यानी हुक के नियम को पालन करेगा। उसके बाद आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अगर लोड लगाएंगे तो वो हुक के नियम का पालन नहीं करेगा। तो मतलब हुक के नियम का पालन नहीं करेगा मतलब स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन कर्व आगे जो है स्ट्रेट लाइन ऐसे कर्व नहीं आएगा, उसके बाद कुछ कर्व आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया हुक का नियम। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ और आगे हम देखेंगे, इसमें जो पॉइंट्स हैं जो इसके कांस्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे। तो हुक का नियम हम आप लोग को समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हुक्स जो लॉ है उसको हम 3 कैटेगरी में मतलब हुक के नियम में 3 कांस्टेंट आते हैं। हुक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या फिर हुक स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में। तो पहला जो है कांस्टेंट यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हिंदी में यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। दूसरा जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कर्तन गुणांक। तीसरा जो कांस्टेंट है बल्क मॉडुलस या फिर आयतन गुणांक हम बोलते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। अब हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यानी कि यंग मापांक क्या है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग मापांक क्या है, कुछ नहीं होता, इट इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिलेटेड स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। यानी कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर सीधा प्रतिबल तथा उससे संबंधित जो भी विकृति होगा उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, यंग मापांक बोलते हैं या प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका हुक्स लॉ से आया था सिग्मा बराबर ई इंटू स्ट्रेन, और ये ई ही था हुक क्या आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन को हम नीचे यहाँ डिवाइड कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बाय ई, और यही आपका क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ नहीं होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात होता है, एक रेशियो होता है, और ये कब तक होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ही होता है। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और ये स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, तो ई की भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर हम बात करें तो ये क्या शो करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली शो करता है स्टिफनेस को, कि मटेरियल कितना स्टिफ है उसको दर्शाता है, मतलब उसको कितना हम फैला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कर्व बनाया है यहाँ पे, थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। इधर स्ट्रेस है और इस पर स्ट्रेन है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने 2 मटेरियल के लिए अलग अलग बनाया। ठीक है, तो ये आपका एक मटेरियल है और ये एक दूसरा मटेरियल है। तो अगर ये मान लीजिए ये आपका बी मटेरियल है, ठीक है, और ये ए मटेरियल है। तो अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, बी वाले का स्लोप ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका ढाल ज़्यादा होगा। और स्लोप ही क्या होता है, ई, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी मटेरियल की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए मटेरियल। ठीक है, तो ए से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी की ज़्यादा है ए से। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा इलास्टिक है, बी वाला मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा ए में, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम है, और बी में स्ट्रेन कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल ज़्यादा स्टिफ है, जो बी वाला मटेरियल ज़्यादा स्टिफ है और ए वाला कम स्टिफ है। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल बी को हम ज़्यादा फैला सकते हैं, उसको ज़्यादा खिंचाव हो सकता है एज कम्पेयर टू ए। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये अनुपात होता है और ये दर्शाता है कि मटेरियल कितना स्टिफ है। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्टूडेंट्स होता है कर्तन गुणांक। बेसिकली जैसे यंग मॉडुलस था नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, और ये विद इन द इलास्टिक लिमिट होता है। यानी कि कर्तन प्रतिबल और उससे संबंधित जो कर्तन विकृति है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर में, उसी के अनुपात को हम कर्तन गुणांक कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल क्या होगा, टाउ होगा, शियर स्ट्रेन क्या होगा, गामा होगा। ये कई कई जगह स्टूडेंट शियर स्ट्रेन को 5 भी लिखता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, कई कई जगह शियर स्ट्रेन को 5 भी लिखता है, और इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा।
तो होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। किसी मटेरियल का अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जाता है, मतलब G1 अगर ज़्यादा है वन मटेरियल का एज कम्पेयर टू G2, दो मटेरियल लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल G1 ज़्यादा रिजिड है एज कम्पेयर टू मटेरियल G2। ठीक है, तो उसमें रिजिडनेस ज़्यादा है, मतलब उसकी जो शेयर एबिलिटी है G1 की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू G2। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड जो है लास्ट स्थिरांक यानी लास्ट कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस या फिर आयतन गुणांक बोलते हैं। तो बल्क मॉडुलस बेसिकली जैसे वहाँ पे शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन था, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन था, तो बल्क मॉडुलस भी इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिकली रेशियो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग, जो तीनों एक्सिस में स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेस लगती हैं उन्हीं के सम को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो वही चीज लिखा है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर में किसी अवयव पर तीनों दिशाओं में उत्पन्न सीधा प्रतिबल अर्थात आयतन प्रतिबल तथा उनसे संबंधित विकृति के अनुपात को ही हम आयतन गुणांक कहते हैं। इसको K से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में आयतन गुणांक, इंग्लिश में बल्क मॉडुलस बोलते हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को दर्शाता है। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब कितना मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है वही बताएगा कि बेसिकली ये क्या शो करेगा बल्क मॉडुलस, कि मटेरियल कितना मटेरियल में विरूपण हो सकता है, उसमें कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा हुक्स लॉ और उसके सारे कांस्टेंट। अब एक और टर्म आता है, हुक्स लॉ खत्म हो गया, अब एक टर्म आता है, एक रेशियो आता है पॉइजन रेशियो, जो आज की वीडियो में बस यही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो ऑलरेडी लेंदी होगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एक नया टॉपिक या तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली पॉइजन रेशियो इज नथिंग, पॉइजन रेशियो इज द नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ द ट्रांसवर्स स्ट्रेन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन, और नीचे क्या है? एक्सियल स्ट्रेन। तो बेसिकली पॉइजन रेशियो क्या होता है? निगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का एक क्या होता है? अनुपात होता है, रेशियो होता है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका सिंबल होता है न्यू, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो वी जैसा लिखा हुआ है लेकिन न्यू होता है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ये सिमियोन पॉइजन ने दिया था। तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है? ये रेशियो होता है कि कितना आपका पार्श्व विभव यानी लेटरल डायमेंशन में कितना एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सियल यानी कि आपका अनुदैर्ध्य डायरेक्शन में अनुदैर्ध्य विमा में कितना एक्सपेंशन, खिंचाव या सिकुड़न हुआ है। तो ये सारी चीजें बताता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, निगेटिव क्यों लगा हुआ है? क्योंकि लेटरल स्ट्रेन माइनस कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेके चलते, कई बुक में लिखा होता है। ठीक है, तो हिंदी में अगर बात करें तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? पॉइजन अनुपात बोलते हैं। इसे हम न्यू सिंबल ये है से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, तो ये जो पॉइजन रेशियो है ये कांस्टेंट होता है जनरली, किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो कोई भी मटेरियल अगर ले तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 से 0.5 के बीच में होती है। तो पॉइजन रेशियो कभी भी 0.5 से ज़्यादा नहीं होता है किसी भी मटेरियल के लिए। लेकिन मेटल्स की अगर बात करें, धातु की बात करें, तो मेटल्स में जनरली इसकी वैल्यू जो होती है 0.25 से 0.35 के बीच में होती है, इसके बीच में लाई करती है। तो होप आप लोग को हुक्स लॉ और पॉइजन रेशियो क्लेरिफाई हो गया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।